मर्दाना हार्मोन अगर ख़वातीन में ओवरफ्लोइंग हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बाकी हार्मोन्स की रिदम को डिस्टर्ब कर दे, तो इस ट्रैफिक जैम को कहते हैं पीसीओएस। में कौन है ज़्यादा रिस्क पे पीसीओएस के? वो बच्चियाँ, वो ख़वातीन जो कम सोती हैं या लेट सोती हैं, या जो जंक ज़्यादा खाती हैं, या जो स्ट्रेस में ज़्यादा रहती हैं, ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा। वजूहात क्या होती हैं? अगर डायबिटीज़ है ख़ानदान में किसी को, तो आपको पीसीओएस का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। लीन पीसीओएस क्या होता है सर? ये लड़की, ये खातून पतली है या नॉर्मल वेट है, लेकिन इसको इसके बावजूद पीसीओएस है। मुझे चिकन बिरयानी, यखनी पुलाव, चाइनीज़ फ्राइड राइस के बगैर मैं अफ्तारी नहीं कर सकूंगा आज की। रमज़ान में हम 3 खाने खाएं या 2 खाने खाएं? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डाइटिशियन माहा और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हेल्थ ट्रांसफॉर्मेटिव कोच और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सैयद इकराम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक मैं है? भी बिल्कुल ठीक। चलें, मूविंग टू आवर टॉपिक, हम स्टार्ट करते हैं। सर, अगर हम बात करें पीसीओएस की, तो उसको हम आसान अल्फाजों में कैसे बयान कर सकते हैं ताकि हमारी देखने वाली जो ऑडियंस है वो उसको समझ सके? इमेजिन करें कि जो सिविलाइज्ड माशरे होते हैं, जो पढ़े लिखे माशरे होते हैं, कल्चर्ड सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें ट्रैफिक का एक निज़ाम होता है। ठीक बिल्कुल। है? हाईवेज़ होती हैं, सड़कें होती हैं, रोड्स होती हैं। तो उन सारी जो रास्ते होते हैं, जो रोड्स होते हैं, उनमें आम तौर पर मोटरसाइकिल या बाइक्स की या साइकिलों की एक अलग लाइन होती है, या जिसको लेन कहते ऐसा हैं ही आप। है। इसी तरह कार्स की एक अलग लेन होती है। इसी तरह हैवी ट्रक्स की, ट्रॉलर्स की एक अलग लेन होती है। जी। अब फ़र्ज़ करें कि हमारी बॉडी एक ऐसा ही सिटी है जिसमें डिफरेंट हार्मोन जो हैं वो डिफरेंट गाड़ियों का काम कर रहे हैं, राइट? राइट। अब फ़र्ज़ करें कि मोटरसाइकिल वाले या चिंची वाले पूरी रोड पर बेतहाशा आ जाएं और कब्ज़ा कर लें, सही। तो क्या होगा? एक शदीद तरीन ट्रैफिक जैम हो जाएगा। यानी वो कारों की लाइन में भी आ जाएंगे, वो ट्रॉलर्स को भी ब्लॉक कर देंगे, पूरे शहर का निज़ाम ट्रैफिक का आने जाने का धर्म भरम हो जाएगा। पीसीओएस में भी यही होता है। जब चिंची रिक्शे या मोटरसाइकिल, बाइक्स जो हैं वो अपने रूल्स को वायलेट करते हैं और जो दूसरे मेन हार्मोन्स हैं, जैसे एलएच है, एफएसएच है, एस्ट्रोजेंस है, प्रोजेस्टेरॉन्स हैं, उनको प्रॉपर जगह नहीं देते हैं, उनकी रिदम डिस्टर्ब कर देते हैं। राइट। और वो जो चिंची और बाइक्स वाले हार्मोन्स हैं, उनको आप एंड्रोजेंस कहते हैं, या आसान तरीन लफ्ज़ों में टेस्टोस्टेरोन, यानी मर्दाना हार्मोन अगर ख़वातीन में ओवरफ्लोइंग हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बाकी हार्मोन्स की रिदम को डिस्टर्ब कर दे, तो इस ट्रैफिक जैम को कहते हैं पीसीओएस। सही। चलें, आपने तो बड़े अच्छे अल्फाजों में और बहुत ही आसान अल्फाजों में हमें समझा दिया कि पीसीओएस किस चीज़ का नाम है। लेकिन सर, अगर हम बात करें हमारी जैसे पब्लिक है, तो इसमें कौन है ज़्यादा रिस्क पे पीसीओएस के? राइट, सो ऑफ कोर्स, क्योंकि पीसीओएस उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें ख़वातीन में, बच्चियों में, लड़कियों में, टीनेज फीमेल्स में पाउचेस बन जाते हैं, छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं, जिसमें ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो रिस्क पर वो ख़वातीन या वो लड़कियां, वो बच्चियां ज़्यादा होती हैं जिनके नानी, नाना, दादा, दादी, फुप्पो, खाला, ताया, चचा, बहन, भाई, माँ बाप में से किसी को डायबिटीज़ टाइप 2 थी, या इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम थी, या ओवरवेट या ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी, या वो बच्चियां, वो ख़वातीन जो कम सोती हैं या लेट सोती हैं, या जो जंक ज़्यादा खाती हैं, या जो स्ट्रेस में ज़्यादा रहती हैं, ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा, जो आपकी नींद का पैटर्न मुतासिर कर दे, ये सारे लोग रिस्क पर होंगे, ये ख़वातीन, ये फीमेल्स पीसीओएस के। मेरा ख्याल से आपने तो ऐसी बात कर दी है सर। आजकल के माहौल में यही सारी चीज़ें चल रही हैं जो हम अपनी यूथ में देख रहे हैं, और इसी वजह से प्रोग्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पीसीओएस का। तो सर, इसकी वजूहात क्या होती हैं? राइट, सो हमने पहले रिस्क फैक्टर्स की बात कर ली जी। कि अगर जीन्स में आपकी ख़वातीन को, फुप्पो को, नानी को, दादी को, खाला को, बहन को, अम्मी को अगर पीसीओएस की प्रॉब्लम थी, तो आप ज़्यादा रिस्क पर होंगी। और इसी के साथ साथ अगर डायबिटीज़ है ख़ानदान में किसी को, तो आपको पीसीओएस का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपका लाइफ स्टाइल स्ट्रेस से, टेंशन से, एंजाइटी से, फ़िक्र से, बेचैनी से, ओवर थिंकिंग से भरा हुआ है, तो पीसीओएस का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। होता क्यों है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, नंबर 1 चीज़ तो ये है कि जीन्स,
अगर ख़ानदान में ये चीज़ मौजूद है तो इम्कान इस बात के ज़्यादा हैं कि PCOS होगा। सो एक चीज़ हो गई रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स होने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे वो चीज़ लाजमी होगी, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर्स भी मौजूद हैं, मैं एक स्ट्रेस से भरपूर ज़िंदगी, जंक फूड से भरपूर ज़िंदगी, कचरे फूड से, गार्बेज फूड से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ठीक, वर्जिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल कम सो रहा हूँ या कम सो रही हूँ, एक्चुअली हम फीमेल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो ये तो रिस्क है, ज़रूरी नहीं तब भी मुझे हो। लेकिन अगर DNA में, मेरी जीन्स में, मेरी फैमिली में किसी खातून को ये प्रॉब्लम थी तो फिर वजह भी बन जाएगी और चांसेस एक आम खातून, एक आम लड़की की निस्बत ज़्यादा होंगे कि मुझे PCOS की प्रॉब्लम हो जाए। सही, ठीक है। और सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आजकल चल रहा है जिसके बारे में हम भी देख रहे हैं कि टॉपिक है लीन PCOS। लीन PCOS क्या होता है सर? लीन का मतलब है पतला, कम चर्बी वाला या जिसमें चर्बी ना हो, ठीक। सो जब हम PCOS के सिम्टम्स की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि वेट गेन, आमतौर पे मोस्ट ऑफ द PCOS केसेस में वज़न बढ़ता है, पेट बढ़ता है, वेट बढ़ता है और सर के बाल गिरते हैं, पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं, वक्त से पहले आते हैं या प्रोलॉन्ग हो जाते हैं या वक्त से पहले ख़त्म हो जाते हैं। इसी के साथ साथ इंटेंस पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड्स। इसी के साथ साथ सर के बाल गिरते हैं, मुंह पर फेशियल हेयर निकलते हैं, रुए की बात नहीं कर रहे, मर्दों की तरह के हेयर, दाढ़ी नुमा हेयर्स जो हैं वो निकलते हैं। और इसके अलावा आप जिस्म में फटीग, थकन, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। लीन PCOS का मतलब ऐसा है कि जिसमें PCOS की दूसरी अलामात मौजूद हों लेकिन वेट गेन इतना प्रोमिनेंट ना हो, नुमाया ना हो। आप कहें कि ये लड़की, ये खातून पतली है या नॉर्मल वेट है लेकिन इसको इसके बावजूद PCOS है, इसको लीन PCOS या पतला PCOS कहेंगे। ज़्यादातर ख़वातीन को ये वाला PCOS नहीं होता, लेकिन एक सर्टेन परसेंटेज है 10 to 20% ख़वातीन की जिनमें लीन PCOS भी होता है। सिम्टम सारे वही होते हैं, सिर्फ वेट गेन नहीं होता। अब सवाल ये है महा कि क्यों ऐसा होता है, उनका वेट गेन क्यों नहीं हो रहा। अगेन, अगर इनकी जीन्स में लक्कड़ हजम, पत्थर हजम लोग थे या हैं कि कुछ भी खा लें वेट नहीं बढ़ता, या इनकी बॉडी इस तरह की है, बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि फैट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है लेकिन पता नहीं चलती, ठीक, ऐसे हिस्सों पे होती है कि आपका पेट नहीं निकलता, लोअर बॉडी ज़्यादा आपकी हैवी हो जाएगी, ये भी एक वजह हो सकती है लीन PCOS की। सो लीन PCOS का मेजर फ़र्क ये है कि इसमें ख़वातीन, बच्चियाँ, लड़कियाँ जो हैं वो मोटी नहीं होती और उसकी वजह ये होती है कि इनके ख़ानदान में मोटापा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इनको दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, डायबिटीज़ टाइप 2 या PCOS की प्रॉब्लम नहीं होगी, होती है, या इसी तरह मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस के Of इश्यूज course. ना आ रहे हो। बिल्कुल। ठीक है, चले हमने PCOS पे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कर ली। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि है करीब ही हमारे बहुत ज़्यादा शाबान ख़त्म होने वाला है और रमज़ान शुरू होने वाला है। तो सर रमज़ान के टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए सर, रमज़ान में ऐसा क्या किया जाए कि रमज़ान की लज्जत भी बरकरार रहे, वही जो हमारा एक रूटीन होता है रमज़ान में चीज़ें खाने का वो भी बरकरार रहे और साथ में वेट भी कंट्रोल में रहे। बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये, और क्योंकि हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के सब कॉन्टिनेंट में माह रमज़ान एक मेले की तरह होता है, एक फेस्टिवल की तरह होता है, एक फीस्ट की तरह होता है। सो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग अ डाइटिशियन हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। तो इसमें हमेशा गो फॉर हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स, सब्स्टिट्यूट्स। राइट। आपको कोई आटा खाने से नहीं रोक रहा, आपको वाइट आटे के बजाय मल्टीग्रेन आटे का इंतखाब करना होगा। राइट। आपको पकोड़े खाने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन आपको माश की दाल के पकोड़े, मसूर की दाल के पकोड़ों को सिलेक्ट करना होगा, चूज करना होगा आम बेसन के पकोड़ों के ऊपर। और ख्याल रहे कि ये 36 दफ़ा जो यूज़ हुआ होता है बाहर का ऑयल, ख़राब कचरा ऑयल, उसमें डीप फ्राइड ना हो। ये अच्छे ऑयल में, जैसे कोकोनट का ऑयल है, बेहतरीन है, सरसों का ऑयल है, ओकेजनली वो इस्तेमाल किया जा सकता है, खालिस देसी घी में वो पकोड़े तले जा सकते हैं। तो ये एक हेल्दियर, आई एम नॉट सेइंग कि ये रोज़ाना करना है, लेकिन मैं आपको एक हेल्दियर सब्स्टिट्यूट माह रमज़ान के लिए बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ चीनी के बजाय अगर आपको लाल शरबत लेना है तो उसमें स्टीविया मिलाएं और मेक श्योर कि वो डाइट शरबत हो, उसमें चीनी ना मिली हुई हो। काफ़ी लोगों ने अपने डाइट ड्रिंक्स लॉन्च किए हैं
वो कितने असली हैं ये आपको खुद अपनी तहकीक रिसर्च करनी होगी, तस्दीक करनी होगी। लेकिन आपको अगर चीनी लेनी है, शक्कर लेनी है, उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो गो फॉर नेचुरल स्टीविया, प्योर स्टीविया। ठीक। सो इसी के साथ साथ अगर चावल लेने ही हैं, मुझे चिकन बिरयानी, यखनी पुलाव, चाइनीज़ फ्राइड राइस के बगैर मैं अफ्तारी नहीं कर सकूंगा आज की या नहीं कर सकूंगी, तो आपको गो फॉर ब्राउन राइस। ठीक ठीक, वो एक ओकेजनल हेल्दियर ऑल्टरनेटिव है। इसी के साथ साथ आपको नहीं रोका मैंने 1 से 2 खजूर खाने से, ज़ाहिर है कि सुन्नत है, आप इफ्तार करेंगे खजूर से, लेकिन 5 खजूरें खाना दानिशमंदी नहीं है। और इसी के साथ साथ कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, आलूचा है, नाशपाती है, आड़ू है, पपीता है, अमरूद है, सेब है, अनार है, ऑरेंजेस, मौसम्बी है, कीनू है, संतरा है। इनसे तो नहीं रोका, लेकिन नहीं डॉक्टर मुझे तो पूरी प्लेट तरबूज से भरनी है, खरबूजे से भरनी है, और मैं उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। यहां पर आपने अपने साथ ज्यादती की। सो ये चैलेंज बहुत आसानी से कंट्रोल हो सकता है। आप अच्छे ऑल्टरनेटिव्स का इंतखाब करें, जैसे मैंने अभी जिक्र किया। ऐसा ही है, यानी कि हमने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं और अच्छी बेहतरीन चीज़ों की चॉइसेस को जो है वो हमने अपनाना है। अच्छा, इसी के साथ सर ये भी बताइएगा, बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि रमज़ान में हम 3 खाने खाएं या 2 खाने खाएं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? राइट, देखिए माह रमज़ान एक बेहतरीन महीना है अपनी रूहानी सेहत को और जिस्मानी सेहत को कंट्रोल करने का, ट्रांसफॉर्म करने का, बुरे से बेहतर की तरफ और बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाने का। इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को नहीं ज़ाया करना चाहिए। मैं पर्सनली मशवरा देता हूं कि वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, पेट कम करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, माह रमज़ान में वो 2 खानों से ज़्यादा नहीं खाएं। सहरी ना छोड़ें, सुन्नत भी है, नहीं छोड़नी चाहिए। और इसके अलावा अफ्तार या इफ्तार में आपको एक ही साथ खाना खा लें। बहुत से लोग ये करते हैं कि वो रोज़ा खोलते हैं और उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, ख़ासतौर पे मर्द हजरात, और उसके बाद फिर वो खाना खाते हैं। ऐसा ना करें कि आपने इफ्तार किया और उसके, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं अपना, जी जी, उसके 3 घंटे बाद आप मेजर एक और मील ले रहे हैं, उससे ये प्रॉब्लम होगी, फिर आपसे सहरी नहीं की जाएगी, क्योंकि रात में आपने 11-12 बजे एक और हैवी मील खाया हुआ है। अगर आपको वज़न कम करना है, 2 मील्स, इफ्तार डिनर जिसको आप कहते हैं, इफ्तार प्लस डिनर, और सहरी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपकी पूरी दिन जो है वो अच्छी तरह उसका स्टेमिना मेंटेन हो सके और आपके एनर्जी लेवल बरकरार रहे थ्रू आउट द रोज़ा। ठीक। सो 2 खाने हमेशा प्रेफरेबल हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो फिर आप 3 खाने भी ले सकते हैं। अगर आपको वज़न गेन करना है, मसल मास गेन करना है, या आप जिम जा रहे हैं, उस हवाले से भी फिर 3 खाने अकॉर्डिंगली वेरी करेंगे। पर्सनली मैं सजेस्ट करता हूँ 2 खानों से ज़्यादा ना लें। और यही वजह है कि PCOS और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, कि लोग बार बार मुंह झूठा करते हैं इफ्तार के बाद भी, तो इससे बचना चाहिए। सही, यानी कि हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, लेकिन मोस्टली बेहतरीन तरीका यही है कि 2 मील्स अ डे पे, यानी कि 2 मील्स पे हम जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चले, हमने खाने की भी बात कर ली, अब आप ये बताएं कि अगर कोई इस तरह से डाइट पे है या वेट कम करना चाह रहा है, तो भाई वो वर्जिश के लिए वक्त कब निकाले? राइट, सो बड़ा चैलेंजिंग होता है। 2 चीज़ें बड़ी चैलेंजिंग होती हैं वहाँ, स्पेशली माह रमज़ान के अव्वलीन रोज़ों में, पहले अशरे में। एक नींद और एक वर्जिश बहुत डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आप अपने जो प्रीवियस 11 महीनों का निज़ाम है उसको एकदम से चेंज करते हैं। बिल्कुल ऐसे मैं ये प्रेफर करता हूँ, और ये अगेन वेरी करेगा, मैं नहीं कह रहा कि सबको ये करना है, लेकिन अगर आपको ब्रिस्क वॉक करनी है, माह रमज़ान के शुरू के दिनों में हल्की फुल्की वर्जिश से आगाज़ करें। एकदम से आपने वेट लिफ्टिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और आधे घंटे की भाग दौड़ नहीं शुरू कर देनी है। ठीक है। मैं पर्सनली ये करता हूँ कि मैं इफ्तार से 15-20 मिनट पहले ब्रिस्क वॉक करता हूँ। अच्छा, होता यह है कि मुझे ढारस होती है, नफ्सियाती तौर पे तसल्ली होती है कि अभी 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद मैं पानी पी लूँगा। इंतजार भी कर रहे होते हैं ना लोग रोज़ा खुलने का। सो पर्सनली मेरे लिए ब्रिस्क वॉक करना, कार्डियो करना अफ्तार से थोड़ा पहले बेहतर है। लेकिन अगर आप समझते हैं मैं तो गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, मैं नहीं कर सकती, मैं तो चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको कोई नहीं कह रहा कि ये करना है। फिर आप ये करेंगे कि अफ्तार कर लेंगे, इफ्तार डिनर कर लेंगे, और उसके 3 घंटे के बाद वर्जिश करेंगे। उससे 2 फायदे होंगे। पहली चीज़ तो ये कि आपके मैदे पे जोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटे में आपका इफ्तार डिनर हजम हो चुका होगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि जब आप वर्जिश करके सोएंगे तो सुबह सहरी के वक्त आपको ठीक ठाक भूख लग रही होगी, तो यू विल हैव अ गुड सेटिस्फाइंग
सहरी। राइट, तो ठीक ये है। सजेशन है। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर इकराम, बहुत अच्छा लगा आपसे, काफ़ी तफसीली बात हुई इस हवाले से भी, और हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ी सी नई इन्फॉर्मेशन और बेहतर तरीके से कैसे वो अपने रमज़ान में चेंजेस लेके आ सकते हैं इस बारे में उनको भी नॉलेज मिली। और हम यहाँ पे इख्तिताम करेंगे अपने पॉडकास्ट का, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात Sure, होगी इंशाल्लाह। वेरी सून। हमारे पॉडकास्ट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ शेयर भी करें, अगर आप किसी और के साथ भी ये नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई मज़ीद सवालात हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर टाइप करके बताइएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।